नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है 19 जून है। आज पेपर था एमपीपीएससी का, जीएस का फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स का। हम उसका ही सेट डी डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पर हैं। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट आया था 2000, उसके में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये सवाल उसके बारे में है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर, थर्ड ऑप्शन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो all three things which are listed above this option is correct, so all of the above is the correct answer of this solution, this question. Second question, ऑक्शंस और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। देखिए दोस्तों, ऑक्शंस में क्या होता है, एक कमोडिटी होती है जिसके लिए बहुत सारे बायर्स प्राइस एक के बाद एक अपनी प्राइस डिक्लेयर करते हैं और हाईएस्ट बिडर को ये प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। जनरली जो ऑक्शन होता है ये B2B कॉमर्स में होता है, हालांकि ये जनरली और भी चीजों में हो सकता है, पर ऑप्शन जो यहाँ पे कई सारे हैं, B2B कॉमर्स, C2B कॉमर्स, C2C कॉमर्स और नन ऑफ द अबव। सो अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज B2B कॉमर्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में ऑप्शंस ज्यादातर देखे जाते हैं। इट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है इनमें से क्या वो चीज है जो ट्रांसफर करता है डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, इसका सही जवाब है राउटर। डेटा पैकेट्स ट्रांसफर करता है टू कंप्यूटर्स में। फोर्थ, ए डेटाबेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। ये काम करता है। इस डेटाबेस में नाम होते हैं, एड्रेस होते हैं वेरियस होस्ट के जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर्स फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन, विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम्स अंडर मॉडल। कंज्यूमर है जिसको बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर रहा है उसके प्राइस को, C2B, ऑप्शन सी। अटल प्रगति पथ। दोस्तों, अटल प्रगति पथ जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है। ये एक 4 लेन हाईवे है, 4 लेन हाईवे है और इसका आंसर है डी, ग्वालियर। ग्वालियर का जो चंबल रीजन है उसमें अगर अटल प्रगति पथ एक 4 लेन हाईवे है, जो एक भारतमाला प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है। 7th, in which region of Madhya Pradesh solar floating project of 600 megawatt capacity is proposed। तो दोस्तों, एक डैम है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर हमें पता है बहुत ही फेमस रिलीजियस सेंटर है। ये शिवा जो ज्योतिर्लिंगा है, वहां 12 ज्योतिर्लिंगा जो इंडिया में है उनमें से एक है, नर्मदा रिवर पे है, इंदौर के पास में है। इसी के नियर एक और बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है उज्जैन का जो महाकालेश्वर है, शिप्रा रिवर पर। दोनों ज्योतिर्लिंग बहुत ही पास पास सिचुएटेड है। ये ओंकारेश्वर जो डैम है वहां पे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है 600 मेगावाट का। ये उसके बारे में क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, ओंकारेश्वर। द क्वेश्चन नंबर 8, प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश चिंकी यादव इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो मध्य प्रदेश की जो चिंकी यादव है उनके बारे में बात की जा रही है कि ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, किस खेल से एसोसिएटेड है, किस गेम से एसोसिएटेड है। इसका जवाब है ए, शूटिंग। ये शूटिंग की से एसोसिएटेड है, बहुत ही फेमस शूटर है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से, खेल जगत से ही जुड़ा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं। प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश विवेक सागर इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ। दोस्तों, इसका जवाब है सी, हॉकी। जो ओलंपिक्स गेम हुए थे जिसमें इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये उसी टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे और ये हॉकी से रिलेटेड है, इसलिए सवाल आया है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से भी हैं। लास्ट ईयर जो ओलंपिक्स गेम हुए थे जापान में, उसमें हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य थे उस टीम के, इसलिए ये सवाल इस साल आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैटलिन नोवाक बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। चार ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, नॉर्वे। चारों के चारों यूरोपियन कंट्रीज हैं और पूछा गया है कैटालिन नोवाक
became the first female president of which country? इसका आंसर है हंगरी. ऑप्शन बी, हंगरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बेल्ट द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम. देखिए हमारी अर्थ पे अलग अलग जगह वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, कुछ जगह ज़्यादा होते हैं, कुछ जगह कम होते हैं, और कुछ जगह उनकी जो अवेबिलिटी है, उनकी जो प्रेजेंस है वो दूसरी जगहों से बहुत ज़्यादा है. नंबर जो उनके इंसिडेंट होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के वो ज़्यादा हैं ड्यू टू वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स और ये रीज़न की वजह से. तो ये पूछ रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं. बहुत ही सिंपल सवाल है. हमें पता है कि जो रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो पैसिफिक की जो बेल्ट है जहाँ पे पैसिफिक सरकमफ्रेंस है पैसिफिक ओशन की, सरकम पैसिफिक रीजन, वहाँ पे रिंग ऑफ फायर भी उसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन नंबर मेनी न्यूमरस नंबर्स ऑफ वोल्केनोस. सो यही उसी के बारे में सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है. सरकम पैसिफिक इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, मार्केट रेंज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेमस फॉर विच मिनरल. दोस्तों आयरन ओर इज द राइट आंसर. आयरन ओर के लिए ये रेंज बहुत ही फेमस है और यहाँ पे इसी वजह से काफी कुछ औद्योगिक विकास भी हुआ है. Which of the following canal has transformed agriculture activities of western districts of राजस्थान. दोस्तों ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन है राजस्थान में प्रेजेंट है, बाकी दूसरे स्टेट्स के ऑप्शन है. पहली बात. दूसरी बात ये भी कि बहुत ही सिंपल सवाल है कि जो डेजर्ट एरिया है वेस्टर्न राजस्थान का, वहां से इंदिरा गांधी कैनाल काफी सालों पहले वहां पे लाई गई थी और इस वजह से वहां की बहुत ही डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का. तो ये सवाल भी बहुत सिंपल है. इसका आंसर है डी, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि वेस्टर्न एरिया राजस्थान का डेजर्ट एरिया जो है वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इस एरिया को ट्रांसफॉर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई. क्वेश्चन नंबर 14, among the following densely populated regions which one does not depend directly on agriculture. does not depend directly on agriculture यानी कि कहा जा रहा है कि इन चार रीजन में से कौन से रीजन एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है, मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड है. चारों ऑप्शन जो देखने पे, लोअर वैली ऑफ रिवर नील, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ चाइना, जावा आइलैंड, और फोर्थ है नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसका आंसर है डी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. न्यूयॉर्क बहुत ही फेमस सिटी है इस एरिया में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर एरिया के रूप में ये फेमस नहीं है. जनरली सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ये ज़्यादा मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए ज़्यादा फेमस है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए. 15, out of total population of 121 crore, what was the level percentage of urbanization in 2011 census of India? देखिए 68.84 उस सेंसस के हिसाब से रूरल पॉपुलेशन है, तो अर्बन पॉपुलेशन हो गई अराउंड 31.16%. नियरेस्ट ऑप्शन जो इसमें है ऑप्शन डी है, 31.15% की बात कर रहा है. सेंसस कहता है कि अर्बन पॉपुलेशन 31.16% के आसपास है, रूरल पॉपुलेशन वो देता है 68.84%. ये बात हो रही है 2011 सेंसस की. इस हिसाब से आंसर इसका इस क्वेश्चन का है डी. डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद. देखिए ऑप्शन देखते हैं. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 338A. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338B. और इस ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लॉ के द्वारा बना हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन 338 आर्टिकल की जो बात हो रही है इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 की जो बात कर रहा है. 17, who among the following can impose the penalty under section 20 of right to information act. आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 के अंडर किस किस को ऑथोरिटी है, किस किस को राइट है पेनल्टी इंपोज करने का, सवाल इसी बात कर रहा है. आप अगर इस क्वेश्चन को इस सेक्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो सेक्शन में हर जगह यही आ रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये राइट है. लैंग्वेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है. ऑप्शन क्या है, सिर्फ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सिर्फ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सिर्फ फिर दोनों.
सेंट्रल भी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी, और ऑप्शन डी है हाई कोर्ट भी इसमें जोड़ दिया गया है। हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको पता है स्टेट और सेंटर दोनों जगह इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेब्लिश है। सेंटर में जो है उसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, जो स्टेट में है उसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर आपको पता है तो भी आप एक इंटेलिजेंट गेस से भी ये सवाल कर सकते थे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। 18 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केग of India submits its reports relating to accounts of the Union to Chief Justice, Prime Minister, Vice President, none of the above। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और इस तरह के जनरली जितने ऑफिस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये अपनी रिपोर्ट्स भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड। देखिए चेयरमैन, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हम बात कर रहे थे पिछले सवाल में कि इस तरह के इंपॉर्टेंट पोस्ट जनरली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसी तरह स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर ये काम करते हैं, तो इसका आंसर है बाय गवर्नर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बाय गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन। इसका आंसर है सितंबर 2015। ए देखिए ये अटैच्ड ऑफिस है, ये जो ऑफिस है ये एक अटैच्ड ऑफिस है। किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है, और बाय मर्जिंग ऑफ टू प्रीवियस ऑफिसेस ये ऑफिस फॉर्म हुआ है। ये ऑफिस फॉर्म हुआ है सितंबर 2015 में। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड to abide and respect was used under the provisions of article 51A of the constitution of India is concerned to। देखिए पार्ट 4A जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 के अंडर 1976 में ऐड किया गया था, इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 51A। 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस तरह से राइट्स हैं सिटीजन के, उसी तरह कुछ ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज उनको नाम दिया गया। ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा कि सिटीजन ऑफ द कंट्री विल परफॉर्म दीज फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ये बात कर रहा है वर्ड टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट जो यूज किया गया है वो किसके कंसर्न में किया गया है। अगर आप 51A को देखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, A B C D। पहला पार्ट जो ए पार्ट है उसमें ही आप देखेंगे कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के बारे में भी इसी 51A के में बात हो रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये सिंपल बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। इसका आंसर है 21 का ए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा सवाल है, टफ भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स वाज द फर्स्ट constitutional amendment which was rectified by the state legislatures according to the requirements of the provision of the article 368(2) of the constitution। देखिए आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के डिफरेंट तरीके और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जा सकता है। इसी में बात की जाती है उन चीजों की जो फेडरल स्ट्रक्चर में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कुछ इस तरह की चीजों को चेंज करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा लॉ को पास करना जरूरी नहीं है, बल्कि उस बिल को, उस लॉ को पार्लियामेंट के साथ साथ एटलीस्ट मोर देन हाफ स्टेट्स को भी अपने लेजिस्लेचर में पास करना पड़ेगा। ये सवाल उसी के बारे में है कि ऐसा कब हुआ कि 368 क्लोज 2 जो इस तरह की बात करता है कि पार्लियामेंट के साथ साथ एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड आल्सो पास दैट पर्टिकुलर बिल और लॉ। तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1954 में, जिसने की कंकरेंट लिस्ट जो थी है, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट दोस्तों किस में आती है? ये आती है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें की एक स्टेट सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट के एक आइटम को चेंज करने के लिए ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था,
और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 क्लोज 2 कि इस तरह का कोई भी अगर एक्ट लाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाएगा, शेड्यूल में चेंज कर रहे हैं 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की रजामंदी भी जरूरी है पार्लियामेंट के रजामंदी के साथ, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड अमेंडमेंट की बात हो रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 power of Supreme Court of India to decide the disputes between center and states falls under which jurisdiction? आपको पता है अगर स्टेट और सेंटर के बीच कोई भी बात होती है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सीधे के सीधे दोनों पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, इसलिए ये आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। According to Economic Survey 2021, real growth rate for financial year 2022 is assumed as based on International Monetary Fund estimates. 8.7 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, फैक्चुअल है, समझाने का कुछ नहीं है। 25 मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? देखिए मिड डे मील स्कीम वैसे तो हर स्टेट में अलग अलग समय पर लॉन्च हुई है, पर यहाँ पे बात हो रही है ऑल इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब इसको लॉन्च किया। द फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द मिड डे मील स्कीम वाज इन द ईयर 1995 व्हेन द पीएम वाज Narasimha Rao. The Narasimha Rao was the honorable PM at that time. It was launched in year 1995 on all India level by the central government of the day. आगे बढ़ते हैं। Which of the following district does not have बेगा डेवलपमेंट एजेंसी? देखिए बेगा डेवलपमेंट एजेंसी की बात हो रही है। बेगा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्राइब है, कहाँ की? मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की ट्राइब है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पर बेगा डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है। देखिए बालाघाट और मांडला में तो बहुत ही कंसंट्रेशन इनकी बेगा ट्राइब की बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे इसी कारण से यहाँ पे बेगा डेवलपमेंट एजेंसी है, लगभग सबको पता है। अब ऑप्शन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है शांदोल और रायसेन को लेकर। शांदोल और रायसेन में भी, शांदोल में अगर आप देखेंगे जो 2011 का सेंसस है उसमें जो ट्राइब्स बताई गई हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में ट्राइब प्रेजेंट है, तो आपको वहां से मिल जाएगा कि सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पे बेगा ट्राइब है, मांडला, शांडोल और बालाघाट। तो ऑप्शन नहीं कहां पर है? रायसेन। रायसेन में ये ट्राइब नहीं प्रेजेंट है, ट्राइब्स मतलब वो एजेंसी प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश? देखिए 4 ऑप्शन है, पूछा है कौन कौन से फेमस पेंटर मध्य प्रदेश के नहीं है, मतलब कौन से नहीं है। देखिए ये तीनों जो पर्सनालिटीज हैं बहुत ही फेमस हैं और तीनों पेंटर्स भी हैं। जो चौथी पर्सनालिटी है नाना साहेब पानसे, नाना साहब पानसे बहुत ही फेमस ये म्यूजिक से रिलेटेड बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी, इंदौर के थे ये, और इनके नाम पे घराना भी एक है। ये एक म्यूजिशियन, म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, म्यूजिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। 28 मनधाता वाज द एंशिएंट नेम ऑफ विच पिलग्रिमेज सेंटर? देखिए 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है इनमें से किसका एंशिएंट नाम मनघाता है, मनधाता है। आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का हमने अभी जब सवाल कर रहे थे 600 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी वाला प्लांट, वहां भी हमने बात करी थी, ओंकारेश्वर की बात हो रही है। ओंकारेश्वर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तुर्रा कलंगी फोक ड्रामा इज फेमस? तुर्रा कलंगी फोक ड्रामा इज फेमस की बात हो रही है। तुर्रा कलंगी एक बहुत ही फेमस फोक ड्रामा है, राजस्थान में भी बहुत फेमस है, शिव पार्वती के ऊपर है। इसका सही आंसर है निवार, मध्य प्रदेश में निवार रीजन में ये फेमस है। Which of the following inscription known as the first advertisement of world? देखिए फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ वर्ल्ड की बात हो रही है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हर जगह आपको मिलेगा कि एक पेपिरस कहाँ से एक घास होती है, उसके से एक पेपर बनाते थे इजिप्ट में, वहां पर एक 3000 ईयर ओल्ड बीसी का एक पेपर मिला है पेपिरस का, उसको फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। पर ये पूछा है इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। द मोस्ट सुटेबल वन इज अकॉर्डिंग टू दिस इज दाशपुर इंस्क्रिप्शन। दाशपुर इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट फेमस, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस, according to this inscription. 31 match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. list 1 list 2, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चूज करने को बोला गया है 31 को। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 31 का सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फैक्चुअल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following airports is are not international airports? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 यहाँ पे एयरपोर्ट दे रखे हैं, पूछा गया है कौन से यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। देखेंगे भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ये
तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सिर्फ ग्वालियर ही एक ऐसा एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ए, ओनली 4। Which of the following place and district in मध्य प्रदेश is not associated with thermal power station? इसमें पूछा है कौन सी जगह है थर्मल पावर स्टेशन से एसोसिएटेड नहीं है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर है डी, डोंगलिया, मुंडी और खारगोन। यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, बाकी जगह पर थर्मल पावर स्टेशन है। Which of the following pair is not correctly matched? देखिए 4 दे रखी हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट है और इरिगेशन प्रोजेक्ट दे रखे हैं और पूछा है आपको ओड वन आउट पता करना है जहां पे ये नहीं है करेक्टली मैच्ड। इसका आंसर है डी, भर्ण घाटी प्रोजेक्ट उज्जैन। ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों करेक्टली मैच है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्टली मैच हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। द सेकंड स्टेटमेंट इज मालवा प्लेटू इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप उनको इसमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, 1 एंड 2, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट विच हैज मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बालाघाट, ढिंडोरी और भिंड। इसका आंसर है दोस्तों भिंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट विच हैज मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, भिंड का सेक्स रेशियो इन चारों में सबसे कम है। 37 मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। सिंपल सवाल है, सी 11 क्लाइमेटिक जोन्स में मध्य प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। आंसर इज सी। इन विच ईयर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वॉज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ महारत्ना कंपनी। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग जो पब्लिक इनके पीएसयूज होते हैं उनको अलग अलग स्टेटस देती है, उस हिसाब से ऑटोनॉमी भी उनके पास आती है उनके रेवेन्यू के हिसाब से। तो महारत्न कंपनी भी एक टाइप ऑफ क्राइटेरिया है जो पीएसयूज है उनको उसमें डिफरेंशिएट करने का और उनको लेवल ऑफ ऑटोनॉमी देने का, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, उनके रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को देखते हुए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2013 में महारत्ना बनी थी पहल। 39 इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। विच सिटी मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। इसका सही जवाब है दोस्तों अमरकंटक बी, यहां पर लोकेटेड है ट्राइबल यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन। कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द कॉपर सिटी आल्सो। तो इसका आंसर है मलाजखंड। मलाजखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विद विच मिसल वॉज रणजीत सिंह रिलेटेड। देखिए रणजीत सिंह बहुत ही फेमस किंग थे पंजाब रीजन के और उन्होंने फर्स्ट सिख एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट की थी। रणजीत सिंह ने अभी भी बहुत ही रिवर्ट कैरेक्टर है, बहुत ही इनकी मान्यता है, इनको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, न सिर्फ पंजाब में बल्कि इंडिया में भी। तो पूछा जा रहा है उन्होंने बहुत सारी क्योंकि ट्राइब्स को मिलाया जो पहले अलग अलग मिसल्स में बटे हुए थे सिक्स, उनको मिलाकर एक एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट करी। तो सवाल है कौन सी मिसल से रणजीत सिंह रिलेटेड थे। इसका आंसर है शुकर चकिया जो मिसल है, शुकर चकिया मिसल जो है पंजाब रीजन की, उससे रणजीत सिंह जी बिलोंग करते थे और इन्होंने बाकी मिसल्स को मिला के सिख एम्पायर की नींव डाली थी। Who was given the princely portfolio in the national provisional government। बहुत ही सिंपल सवाल है। नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी उसमें पूछा गया है कि नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें प्रिंसली पोर्टफोलियो किसके पार्ट था। नेटिव स्टेट्स कौन देख रहे थे। नेटिव स्टेट्स देख रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने की इंटीग्रेशन किया इन नेटिव स्टेट्स का फ्री इंडिया में और एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंटीग्रेटेड इंडिया की सपना जो देखा गया था वो पूरा हो पाया। हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। देखिए सवाल से ही लग रहा है कि किसी गर्म दल के नेता ने कहा होगा। गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, तीनों इस ऑप्शन में है, लाल बाल पाल। तो आप यहाँ एजुकेटेड गेस नहीं मार सकते, चांसेस गलत होने के ज्यादा हैं। इसका सही आंसर है ए। फैक्चुअल है, पता होगा तो ही कर सकते हैं, गेस की चांस कम है। 44 फ्रॉम विच आश्रमा डिड महात्मा गांधी स्टार्ट दांडी मार्च। दांडी मार्च स्टार्ट की गई थी दोस्तों 1930 में, मार्च 1930 में। इसका आंसर है साबरमती। साबरमती आश्रम से जाके उन्होंने
दांडी मार्च चालू करी थी, दांडी जाके उन्होंने कहा था सॉल्ट बनाएंगे, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से। Which was the first state to be merged under Dalhousie's doctrine of lex? Dalhousie was the Governor General of ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय थी, और इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से इन्होंने नेटिव स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना चालू करा। अलग अलग स्टेट्स जहाँ पे कोई नेचुरल हायर नहीं था उनका किंग का, वहाँ के जो रूलर का, तो इन्होंने कहा कि जिसका कोई नेचुरल हायर नहीं है वो एडॉप्ट नहीं कर सकते, वो स्टेट्स को मिला लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में। 4 ऑप्शन है, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, सतारा। देखिए झांसी को 1853 में एनेक्स किया गया, सतारा को 1848 में किया गया, संबलपुर और जैतपुर को 1849 में किया गया। आंसर ही सतारा डी, 45 का आंसर है सतारा डी। सतारा को एनेक्स किया गया सबसे पहले इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। 46 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बहुत ही सिंपल सवाल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमको पता है कि यह रामपुर और जो एक जगह है उसके पास में सिचुएटेड है, उत्तराखंड में, बहुत ही फेमस है। कॉर्बेट एक बहुत ही उत्तराखंड, सी ऑप्शन। कॉर्बेट अपने टाइम के बहुत ही पहले एक फेमस शिकारी भी थे, हंटर भी थे, और बाद में कंजर्वेटिस्ट भी बन गए थे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है। तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी वहीं पे लोकेटेड है। टाइगर की कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी है, नंबर ऑफ टाइगर्स भी यहाँ पर अच्छे खासे प्रेजेंट है, वास्ट एरिया में है और हिमालयन रीजन में है। 47 when वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 मई 51, 10 जून 1950, 7 अप्रैल 1948 एंड 10 जुलाई 1949। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 7 अप्रैल 1948 WHO वाज एस्टेब्लिश्ड। What is the full name of इसरो? इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसरो का नाम हमें सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द प्रीमियर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 49 Which Indian state has recently radio tagged an Indian pangolin on occasion of World Pangolin Day? मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश का पेपर था, आंसर भी मध्य प्रदेश ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फॉस्फेट का जो टेस्ट होता है वो किससे रिलेटेड है, ये सवाल पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में मिल्क है, वाटर है, टी है और ऑल ऑफ द अबव है। ये जो फॉस्फेट टेस्ट होता है ये मिल्क के पास्चराइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, मिल्क के लिए यूज होता है। आंसर इज ए। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below the list। 51 इसमें बेतवा दे रखा है ट्रिब्यूटरीज, और रिवर दे रखी है चंबल, शिप्रा यमुना, वैनगंगा नर्मदा और तवा गोदावरी। देखिए इसका सही जवाब है 51 का दोस्तों बी। का सही जवाब है बी। Which one of the following statements is not correct regarding the climate of मध्य प्रदेश? 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट क्या है ये पूछा है, ऑप्शन देखते हैं। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासेस इन मिडिल ऑफ द स्टेट। ग्वालियर इज एन एग्जांपल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर। Madhya Pradesh receive rainfall from Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch both. Approximate 50% rainfall of the state by southwest monsoon। Not correct पूछा है, passes through middle, ग्वालियर इज सब। इसमें दोस्तों जो नॉट करेक्ट है वो डी ऑप्शन नॉट करेक्ट है। इसमें कहा है अप्रोक्सीमेट 50% रेनफॉल, ये इन चारों में ये ही गलत ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। In which district of मध्य प्रदेश the tropic of cancer does not pass through? tropic of cancer मध्य प्रदेश से पास करती है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं करती पूछा है। इंदौर इज द राइट आंसर, जहां से पास नहीं करती है उज्जैन, भोपाल और विदिशा से पास करती है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following rock contain coal and petroleum? सेडिमेंट्री रॉक में होता है दोस्तों, ये तो हमें पता है, बहुत ही इजी सवाल है। In which region of मध्य प्रदेश the black soil are not found? देखिए 3 जगह पे 47% ऑफ सोइल ऑफ मध्य प्रदेश, 47% ऑफ सोइल ऑफ मध्य प्रदेश इज ब्लैक सोइल, ठीक है।
3 मेन रीजन में ब्लैक सोइल वहां पर है, मालवा प्लेटू में है, नर्मदा वैली में है और सतपुरा रेंज में है। जहां पे नहीं है वो है बघेलखंड। बहुत ही सिंपल सवाल है, बघेलखंड में नहीं है। द मालव संवत आल्सो नोन एज, देखिए 4 संवत दे रखे हैं, जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं जो हमको जो पूरे इंडिया दुनिया में यूज हो रहा है, जिसमें कि हम एट डेमिनो बिफोर क्राइस्ट यूज करते हैं, जो क्राइस्ट से बर्थ से रिलेटेड से हम यूज कर रहे हैं, एरा क्राइस्ट का एरा यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन के भाई कौन सा ईयर चल रहा है। उसी तरह एंशिएंट टाइम पे भी अलग अलग संवत चले, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शक संवत को ऑफिशियल संवत मानता है, शक संवत को ऑफिशियल संवत मानता है। इसी तरह ये कह रहा है कि मालव संवत को का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों एक कृत संवत है जो विक्रम संवत से भी एसोसिएटेड है, विक्रम संवत से भी एसोसिएटेड है, और मालव संवत भी इसी का दूसरा नाम है। आंसर है बी। Which of the following medieval town was famous for the printed cotton cloth known as chintz? देखिए 4 ऑप्शन है, मांडू, सिरोंज, धार और रायसेन। दोस्तों इस सवाल को हमने काफी ढूंढने की कोशिश करी, पर कोई भी एक रिलायबल सोर्स से हमें कोई अब सही जवाब नहीं मिल पाया रिलायबल सोर्स से। तो अभी मैं इसमें हम जो हमारा अभी तक गेस वर्क है और जो हम अलग अलग सोर्सेस से जानकारी इकट्ठी कर पाए, उससे हमें लगता है करंटली कि रायसेन इसका जवाब हो सकता है, पर अभी रिलायबल सोर्स से कोई हम बता नहीं पाएंगे आपको कि सही जवाब क्या होना चाहिए रिलायबल सोर्सेस के थ्रू, रिलायबल बुक्स के थ्रू। तो अभी हमें गैस वर्क करके, इंटेलिजेंट गैस वर्क करके हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसका जवाब डी रायसेन होना चाहिए, पर हमें अभी नहीं पता है करेक्टली। हम जैसे ही हमें पता लगेगा हम कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख देंगे। 58. Which of the following statement about freedom movement in मध्य प्रदेश is incorrect? इनकरेक्ट के लिए पूछा गया है, 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका इनकरेक्ट है डी, सिपाही बहादुर सरकार was established at इंदौर। ये गलत है। ये सिपाही बहादुर की जो सरकार थी ये सीहोर एक जगह है, वहां पे स्टेब्लिश हुई थी, ना कि इंदौर में, सीहोर में स्टेब्लिश हुई थी। तो इसका जवाब है डी, ऑप्शन डी। 59. Which of the following district the गोतमार फेयर हेल्ड? एक गोतमार फेयर होता है, फेयर होता है, इसमें नदी है, दोनों तरफ लोग होते हैं और ये फेस्टिवल चलता है, इसमें थोड़ी लोग चोटिल भी होते हैं। इसका सही जवाब है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, बड़ा फेमस है मध्य प्रदेश का। 60. Which of the following column is not correctly matched? यहाँ पे 4 राइटर हैं और कुछ यहाँ पर उनकी कृतियां हैं, और कहा है क्या मैच नहीं हो रहा है। लगभग सब मैच हो रहा है, एक चीज जो मैच नहीं हो रही है वो है हिम तरंगनी। हिम तरंगनी जो है, ये बाकी सब ठीक है, पर ये भवानी प्रसाद ने नहीं लिखी है, ये माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखी है। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने हिम तरंगनी लिखी है, बाकी जितनी भी बुक्स उनके ऑथर के साथ लिखी गई हैं वो सही हैं, करेक्ट हैं। सिर्फ हिम तरंगनी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है, इसलिए ये नॉट करेक्टली मैच में बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 61. Which of the following governors of मध्य प्रदेश have not been the members of Constituent Assembly of India? 4 का नाम है, पूछा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन कौन से नहीं थे और गवर्नर भी थे। केसी रेड्डी वाज द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एचवी पट्टस्कर भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। द आंसर जो कि गवर्नर भी थे और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इंडिया के नहीं थे, वो है ऑप्शन 2 एंड 3, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन टफ है। Who among the following chief ministers of Madhya Pradesh has not held the office of the leader of the house in Madhya Pradesh Legislative Assembly during his tenure? तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर तो थे पर लीडर पोजीशन उनके पास ये टाइटल नहीं था। देखिए ये भी थोड़ा टफ सवाल है, इसमें हमने काफी देखा गया, तो हमें लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए, कैलाश जोशी जी। ये 6 महीने भी नहीं रहे थे, 1977 जून से 78 जनवरी तक ये रहे थे। हमें लगता है आंसर इसका डी होना चाहिए। Who among the following has held the office of प्रोटम स्पीकर डिप्टी स्पीकर इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? दोस्तों इसका जवाब है ए, रामकिशोर शुक्ला जी, इसका सही जवाब है। ये तीनों पोस्ट पे रहे थे अलग अलग टाइम पीरियड में। अब हम आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 64।
हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एब्सेंस ऑफ द सरपंच एंड उप सरपंच इन मध्य प्रदेश। अगर ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच नहीं रहेंगे तो उनकी एब्सेंस में मध्य प्रदेश में उस सभा में प्रिसाइड मीटिंग कौन करेगा? इसका आंसर है दोस्तों डी। For this purpose, the पंच of the respective ग्राम पंचायत elected by the members present in the ग्राम सभा meeting, ये उसको प्रिसाइड करेंगे। 65. Which of the following are the standing committee of जिला पंचायत members आएगा? Which of the following are the which of the following are the standing committee of जिला पंचायत मध्य प्रदेश? हाँ, तीन ऑप्शन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कौन कौन सी होती है जिला पंचायत की मध्य प्रदेश से पूछा गया है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमिटीज होती हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑल थ्री, ये आर द परमानेंट, ये परमानेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटीज एडहॉक नहीं है। तीनों करेक्ट आंसर है, तीनों परमानेंट कमिटीज हैं। ऑप्शन 66, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे सवाल दूसरे स्टेट के पेपर्स में भी ये आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये मिलेट्स का ईयर डिक्लेयर हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने 2023। 67, ऑन विच डेट विमुक्ता जाति डी नोटिफाइड ट्राइब्स डे इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? इसका आंसर है 31 अगस्त। 31 अगस्त इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस दिन ये मनाया जाता है विमुक्त जाति डी नोटिफाइड ट्राइब्स डे। श्री राम सहाय पांडे इज एसोसिएटेड टू विच फोक डांस फॉर्म? ये तीन फोक डांस की आर्ट दी हुई है और पूछा गया है, ऑप्शन है राय, बिहू, लवानी, नौटंकी। तो इसका आंसर है ए, राय। राय से ही एसोसिएटेड है, राय फॉर्म से ही एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल आर्ट? ये पूछा गया है किस ट्राइबल आर्ट से एसोसिएटेड है दुर्गाबाई व्याम। ऑप्शन है गोंड, भील, बेगा। देखिए बेगा की तो हमने एक सवाल भी था ना, उसमें बात करी थी कि इंपॉर्टेंट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। सहरिया, सहरिया देखिए राजस्थान की है, और गोंड और भील की बात हो रही है, ऑप्शन श्रीमती दुर्गाबाई व्याम का है, इसका आंसर है गोंड। गोंड ट्रेडिशन से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, डिस्ट्रिक्ट और टेंटेटिव प्रोडक्ट, इनको मैच करना है। डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है? बालाघाट है, बालाघाट है, बैतूल है, खारगोन है और नरसिंहपुर है। इसको हमको मैच करना है। बालाघाट दोस्तों कोडो कुटकी से है और बैतूल टीकवुड से है। इस तरह आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The federal system proposed under the Government of India Act 1935 was All India Federation, Federation of India, United India, Indian Confederation. It was All India Federation which was proposed under the Government of India Act 1935. All India Federation was proposed. In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru laid down the objective resolution? देखिए 1946 में 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई। 13 दिसंबर की मीटिंग में 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, टेबल्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। ये थर्ड मीटिंग थी। इसके पहले 11 दिसंबर में भी एक मीटिंग हुई थी। थर्ड मीटिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 72nd का जो है थर्ड इज द राइट आंसर। 73rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108? आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बुलाया जाता है। क्यों? अगर किसी एक पर्टिकुलर बिल को लेके दोनों में सहमति नहीं है, कंसेंसस बिल्डिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर वोटिंग होती है। इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये पूछा जा रहा है। क्या रिक्वायर है आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल के हिसाब से रिक्वायर है इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ प्रेसिडेंट इंटेंड ही कैन आस्क फॉर ए जॉइंट सिटिंग। इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट है इसमें आर्टिकल 108 में। ठीक है, अब हम आ गए 74। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में हमें यह पता है सबको राज्यसभा लोकसभा होती है, पर क्या और काम क्या है पार्लियामेंट का? लॉ पास करना। पर क्या कोई बिल लोकसभा राज्यसभा अगर पास कर देगी तो वो बिल क्या अपने आप में एक्ट हो जाएगा? नहीं, उस बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट को भी साइन करना जरूरी है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों। तो आंसर है सी, प्रेसिडेंट, राज्यसभा
एंड लोकसभा आएगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, तीनों मिला के इंडियन पार्लियामेंट बनाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अबोलिश करता है? फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, पहला पार्ट पढ़ा होगा, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है। 76 वेयर इज सरगासो सी सिचुएटेड? बहुत ही सिंपल सवाल है, सरगासो सी कहाँ है? देखिए अटलांटिक ओशन में है, इसमें पर ऑप्शन है साउथ और नॉर्थ, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सरगासो सी सिचुएटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो 76 का सही जवाब है ए। 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज मोर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस? 4 वाटरवे हैं, पाक स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल। देखिए इन चारों में मलक्का स्ट्रेट की अभी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो यहाँ से कार्गो का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एज वेल प्राइस, दोनों के सेंस में मलक्का स्टेट से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, और साथ ही इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कई बड़ी कंट्रीज अपने ऑयल और एनर्जी नीड्स के लिए इस स्टेट पे डिपेंडेंट हैं, जहां से बहुत बड़ा एनर्जी का ट्रेड होता है। 78 अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए यंग फोल्डेड माउंटेन? यंग फोल्डेड माउंटेन वो होते हैं जिन जो अभी अभी बने हैं, और क्यों बने हैं? फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग से दो तरफ दो अलग अलग जो क्रस्ट आ रही हैं, जो अलग अलग प्लेट्स आ रही हैं, जब वो कन्वर्ज हो रही हैं तो उनके कन्वर्जेंस से जो माउंटेन बनता है उसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, रॉकी, हिमालय, एल्प्स, तीनों यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स की कुछ खासियत भी होती हैं, जैसे कि एज कम होती है और वो बहुत ही ज़्यादा उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो यंग है, अभी अभी बने हैं। इसमें आंसर है कौन नहीं है? सियरा नेवाडा इसमें आंसर है, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है। 79 विच ऑफ द टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन? देखिए बहुत इजी है, न्यूज में भी बहुत रहता है, इंडिया चाइना की बात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान दुरंड लाइन है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना की बात हो रही है मैकमोहन लाइन को लेके। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 80 ट्रक फार्मिंग एसोसिएटेड विद? देखिए ट्रक फार्मिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो सिटी एरिया है, अर्बन एरिया है, फार्म उसके आसपास रहे और फ्रेश प्रोडक्ट आ जाए अर्बन एरिया में बहुत ही जल्दी, रूरल एरिया से ट्रक्स के द्वारा। ये किसके लिए है? ये बात हो रही है वेजिटेबल्स की, क्योंकि वेजिटेबल्स को, फ्रेश वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी के लिए ट्रक फार्मिंग जो है, वो एरियाज जो उनको ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, वो पास होना जरूरी है किससे? अर्बन एरिया से। ट्रक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। तो 80 का ए इज द करेक्ट आंसर। Who is included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of state human right commission? देखिए अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करेंगे, पर एक कमिटी बनती है जो कि नाम रिकमेंड करती है। उस कमिटी के मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट पर्टिकुलर हाउस, और अगर वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरीके से हमें जब पता लग गया तो हम बता सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है और गवर्नर नहीं है। बाकी क्या बचा? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लीडर ऑफ अपोजिशन। हमने देखा लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों जगह, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, और अगर काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इसका मेंबर होता है। पर यह भी हो सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली हो अगर किसी भी अपोजिशन पार्टी को 10% मिनिमम सीट्स नहीं मिली हो, पर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली तो हमेशा एक पोस्ट रहेगी रहेगी। तो आउट ऑफ दिस करेक्ट 2 ऑप्शन, द मोर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय? देखिए इस तरह के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं वो गवर्नर स्टेट में और सेंटर में प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इसका आंसर है ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया draw equal salary to the salary of the judge of Supreme Court. Term of chief election commissioner of India shall be a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65, whichever comes first. ये भी सही है। An election commissioner may at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign his office. ये भी तीनों सही है, तीनों ऑप्शन इसमें
ये ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, सी, ये ऑप्शन तीनों सही है। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। सी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। सी ऑप्शन जो कि पेपर में है वो है 1 2 एंड 3 और थर्ड ओनली। इसका आंसर है सी, 1 2 एंड 3 तीनों सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पेपर के अंदर ऑप्शन 1 2 एंड 3 है और तीनों ऑप्शन सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम, देखिए ये बात कर रहा है कि यहाँ कितने होने चाहिए। मैक्सिमम 7 मेंबर हो सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझने का इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 7 इज द करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शेल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट के अंदर ये पावर है। आंसर इसका बी है, 85 का आंसर बी है। हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा बहुत ही फेमस संस्कृत प्ले है गुप्ता पीरियड का। विशाखा दत्ता ने ये लिखा है। विशाखा दत्ता इसके राइटर हैं, कंपोजर हैं इस प्ले के, संस्कृत प्ले के। शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन, बहुत ही अच्छा और सिंपल सवाल है। उसकी सील्स जो है, कौन सा ट्री मिलता है? पीपल का ट्री मिलता है, हमें पता है। बी, सिंपल। The unique feature of whose administrative system was the development of village autonomy, ये चोला लोकल असेंबली से रिलेटेड सवाल है। हमें पता है 1919 एडी और 1921 एडी के 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जिनका नाम है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है, और किंग है परंटका वन। परंटका वन के ये है। चोला लोकल असेंबली की बात कर रहा है, लोकल विलेज असेंबली की। टाइम पीरियड 1919 और 919 और 921 एडी के हैं। चोला इज द करेक्ट आंसर। टू विच पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा, एलिफेंट आएगा यहाँ पे, एलिफेंटा बिलोंग्स। दोस्तों राष्ट्रकूटा जो है, राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड की ये एलिफेंटा और एलोरा केव्स मानी जाती हैं। इनको ये एस्टेब्लिश्ड है। राष्ट्रकूटा इज द राइट आंसर। विच चंडेला किंग फेस्ड मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जब इंडिया आए 11th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में, 11th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में इन्होंने अटैक करा, कई बार करा। उस समय चंदेला किंग कौन थे, ये सवाल पूछा गया है। इसका नाम है विद्याधर वाज द चंदेला किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। 91 virtual keyboards protect the computer against password theft, trojan programs, spyware, all of the above. The right answer of this all of the above। virtual keyboard से आप तीनों समस्याओं से बच सकते हो। email that appears to originate from one source but actually has been sent from another, इस तरह के को क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, स्निफिंग कहते हैं। इसका आंसर है स्पूफिंग। आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर जगह से आया है पर भेजा कहीं और से गया होता है। स्पूफिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए 93rd क्या है? 93rd कहता है इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट विच इज नॉट ए सर्वर। इन नेटवर्क एनवायरनमेंट में सर्वर क्या नहीं है? इसका आंसर है डी, नेटवर्क सर्वर इसका आंसर है। इज नॉट ए कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी, बस है, हमें पता है स्टार भी है, रिंग भी है, इसमें ग्रिड जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी ग्रिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड, देखिए ट्रू है और जस्टिफाइड है, उस बिलीफ को आप क्या कहेंगे? वो नॉलेज है। आपका ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ जो है वो नॉलेज है। इंटेलिजेंस तो इन्फ्रेंस से निकलती है और हाइपोथेसिस जस्टिफाइड बिलीफ नहीं होता, ट्रू नहीं होता, और नॉलेज इज द राइट आंसर। 96 इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड? 1984 एमपी का सवाल है दोस्तों। 1984 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1984 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड? इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टिस। टेस्टिस इज द करेक्ट आंसर। इन टेस्टिस ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड, तो इसका आंसर है डी। 98 वेयर यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड? देखिए यूनिसेफ के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा इस सवाल में कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं कहां पर सिचुएटेड है। ऑप्शन अगर हम देखें तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और रोम इसका ऑप्शन है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये यूनिसेफ का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। 99 इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस ऑर्गन में सिक्रेट किया जाता है? ऑप्शन है इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज।
आंसर है सी, स्टमक। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे जो खाना है, खाना पचाने में, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। स्टमक इज द राइट आंसर। इस हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है स्टमक में। लास्ट सवाल, 100 क्वेश्चन। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। दोस्तों स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। इसलिए पुराने जमाने में जो सेलर्स होते थे, जो कि नाव से जाते थे, जहाजों से जाते थे, ओशन में ट्रेवल करते थे, स्कर्वी उनको ना हो जाए इसलिए बड़ी मात्रा में रखा जाता था नींबू को, ऑरेंजेस को, ताकि उनको स्कर्वी ना हो। तो ये डिस्कशन था आज का, डी का करेक्ट आंसर है। थैंक यू फॉर दिस। और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके बता सकते हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू।